Hello, good morning, my dear students. You all are in connectivity or you have left the connectivity? Yes, sir, we are connected. Yes, sir. Okay. So we all are connected. Okay, thank you. Uh, my dear students, today we will study about how to bank reconciliation statement are prepared. Actually, कुछ कारण होता है जिसकी वजह से हमारे कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है उसके बैलेंस में और जो हमारे पास बैंक के द्वारा मिला हुआ पासबुक होता है उसके बैलेंस में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक्चुअली सबसे पहले हम ये जान लें कि ये बीआरएस या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है या क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो आप समझिए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो एक्चुअल में जब आपके कैश बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंसेस शो करने लगे, तो डिफरेंस आने की वजह से फिर बाद में इस चीज का समाधान किया जाता है, इस चीज का एक स्टेटमेंट बना के सोल्यूशन निकाला जाता है कि आखिर क्यों डिफरेंसेस आए थे। ये जानना जरूरी है ना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा कि हमारे पॉकेट में 2000 रुपए है इस समय, जाओ तुम लेके और तुम जो है कुछ सामान लेके आओ। आप जाते हो तो आपके पिताजी के जेब में 1800 रुपए ही मिलते हैं। तो आखिर 200 रुपए का डिफरेंस आ गया ना। आपके पिताजी ने कहा कि 2000 रुपए है, आप जब जाके देख रहे हो पॉकेट में तो 1800 रुपए है, तो 200 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो आखिर ये 200 रुपए क्या हुआ, इसका समाधान आपके पिताजी और आप दोनों जन चाहोगे ना कि भाई पापा तो बोल रहे हैं कि 2000 रुपए है पॉकेट में, पर जब बच्चा जा रहा है देख रहा है तो पॉकेट में 1800 रुपए है, 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो आखिर ये 200 डिफरेंस क्यों आ रहा है 200 का? या तो और घर का कोई व्यक्ति निकाल लिया हो 200 रुपया किसी खर्चे के लिए और पापा को नहीं जानकारी पता चली है, या पापा ने कोई गिनने में गलती कर दिया हो कि शायद 1800 ही था पर उनकी नजर में लग रहा है कि 2000 है पॉकेट में। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। मतलब यहाँ दो चीज हो सकती है, या तो मिस्टेक हो सकता है काउंटिंग में, गिनने में मिस्टेक हो गया हो, या तो कोई और पैसा निकाला हो पॉकेट से और खर्च कर दिया हो और पापा को भी जानकारी नहीं है। तो पता लगाएंगे दोनों लोग मिल करके कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। और जब कारण पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि वो 200 रुपए का क्या कारण था डिफरेंस आने का। या तो गलती भी हो सकती है और या खर्चा हो गया रहा होगा। बस पॉइंट टू बी नोटेड, यहीं से समझो बेटा आप। क्या होता है कि आप जब बैंक में अपने बिजनेस का अकाउंट ओपन करते हो, करंट अकाउंट ओपन करते हो, तो बैंक आपको एक पासबुक इशू करता है जिसमें टाइम टू टाइम रिकॉर्ड बनाता है। मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता रहता है बैंक। उसमें हम आप पासबुक में हम और आप एंट्री अपने से नहीं कर सकते, वो बैंक लेके जाना पड़ता है हमको और बैंक उसमें प्रिंटर से आपके सारे ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करके आपको दे देता है। तो आप उससे मिला सकते हो, देख कि बैंक में किस डेट पर मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया हुआ है और आपका कितना फाइनल बैलेंस बचा है एक पार्टिकुलर डेट को, ये भी वहां से आपको पता चल जाता है। लेकिन चूंकि बिजनेस का मामला है तो बिजनेसमैन अपने यहाँ एक कैश बुक बनाता है और कैश बुक में भी रिकॉर्ड रखता है। देखो मैंने आपको जो डबल कॉलम या 2 कॉलम कैश बुक बताया हुआ है, जिसमें कैश का भी कॉलम होता है और बैंक का भी कॉलम होता है। तो जितना बैंक के साथ आप लेन देन करते हो उसको आप रिकॉर्ड करते हो अपने कैश बुक में भी। तो जो बैंक के पासबुक में बैलेंस बैंक का शो करेगा उतना ही बैलेंस आपके कैश बुक में बैंक कॉलम का शो करना चाहिए, तब तो समझो कि सब ठीक है। लेकिन इसी में डिफरेंस हो जाता है, आपके यहाँ ज्यादा शो कर रहा है, पासबुक में कम शो कर रहा है, या पासबुक में ज्यादा शो कर सकता है और आपके यहाँ कम शो कर रहा है। मतलब गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, आपके यहाँ भी हो सकती है और बैंक में भी हो सकती है। ठीक है, तो
दो वजह से डिफरेंसेस आते हैं। पहला वजह ये होता है कि या तो ड्यू टू टाइम गैप, अगर टाइम गैप की वजह से ट्रांजैक्शंस को आपने तो अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया पर बैंक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो एक ये कारण हो सकता है डिफरेंसेस का। दूसरा, एरर इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर आप ट्रांजैक्शंस को गलत रिकॉर्ड कर देते हो तब भी एरर आ सकता है। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए आपने बैंक में 200 का चेक जमा किया, लेकिन आप अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए 2000, तो जाहिर सी बात है कि आपने ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया है तो डिफरेंस हो जाएगा। या टाइम गैप, जैसे मान लीजिए कि आज आपने एक चेक बैंक में जमा किया और आपने अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में चेक जाने के बाद उस डेट में नहीं जमा हुआ या आगे के डेट में जमा हुआ या फिर चेक डिसऑनर भी हो सकता है, तो भी जो है डिफरेंस आ जाएगा दोनों बैलेंसेस में। तो मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। मैं ये बताना चाह रहा था कि पासबुक के बैलेंस में जो पासबुक होगा जिसको कि बैंक प्रिंट करेगा, उसमें जो एक पार्टिकुलर डेट को आपका बैलेंस बैंक का शो कर रहा है, और जो आपके यहाँ जो आप कैश बुक बनाते हो उस कैश बुक में दूसरा बैलेंस शो कर रहा है, तो डिफरेंस आ गया दोनों में। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आपको सही करने के लिए बीआरएस बनाना। अगर आप बैंक को सही मानेंगे तो इसका मतलब आप गलत हैं, और अगर आप अपने आप को सही मान रहे हैं इसका मतलब बैंक गलत है। तो कहीं ना कहीं तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उसको दूर करना है बीआरएस बना के। तो मैं इसको जरा सा और क्लियर करना चाहूंगा। आप समझिए, जैसे कि आपके यहाँ मैं चूंकि आपको कैश बुक पढ़ा चुका हूं, तो जो आप कैश बुक बनाते हो डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें आप अमाउंट के 2 कॉलम रखते हो। मैं सिर्फ अभी अमाउंट को लेके बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अमाउंट के 2 कॉलम रखते हो, मैं दोनों साइड के अमाउंट के कॉलम को ले रहा हूं। एक कैश का कॉलम होता है, ठीक है, और एक बैंक का कॉलम होता है। ये डेबिट वाला हो गया और इधर क्रेडिट का होता है, कैश और बैंक। तो मैं क्या बता रहा हूं बेटा आपको वो समझो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि आपको मालूम है इसमें पार्टिकुलर्स लिखते हो, बाकी का कॉलम हमने नहीं बनाया है कुछ, तो जितना हम लोग पैसा रिसीव करते हैं इस साइड में हम लोग क्या शो करते हैं, जितना हमको पैसा जो है मिल रहा है, रिसिप्ट्स, या जो भी चेक से पैसा मिल रहा है और चेक हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो दोनों हम इस साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कैश में मिलता है तो हम लोग कैश में रिकॉर्ड कर देते हैं, मिला है और चेक को हम लोगों ने बैंक में जमा कर दिया है तो हमें है। या ऐसा भी होता है कि कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया या चेक जमा कर दिया, तो भी हम लोग इधर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम है, समझ रहे हो ये चीज, कैश बुक में मैं बताया हूं ये चीज। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके फाइन। इसके बाद दूसरा बेटा क्या करते थे आप लोग, हमने कहा था कि कोई भी अगर आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट को क्रेडिट साइड में आपको मेंशन करना होता है। कैश में पेड करते हो तो कैश के कॉलम में दिखाना है, और अगर चेक से पेड करते हो तो फिर बैंक के कॉलम में दिखाना है। ठीक, तो ये कैश बुक आप बना रहे हो, आप एक बिजनेसमैन, आप एक अकाउंटेंट, ध्यान रखिएगा, आप बना रहे हो मतलब आप एक अकाउंटेंट हो किसी एक बिजनेस के, ठीक है। तो आपने ये बनाया कैश बुक, तो मान लो सपोज करो कि आपने ये बैंक का टोटल लगाया, सपोज करो कि इधर का टोटल जो है आया 20,000, तो इसी टोटल को इधर भी आप लिखते हो 20,000, और इसके बाद इधर का टोटल अगर इस 20,000 में से माइनस कर देते तो बैलेंस, मान लो कि इधर का टोटल मिला के जो है आ रहा है 15,000, 15,000, तो 20 में से 15,000 अगर घटा दिया तो इसका मतलब कि बैंक का बैलेंस 5,000 रुपए आया, और इसको आप लिख देते हो आखिरी डेट को महीने के बाई बैलेंस कैरिड डाउन।
कैश का भी बैलेंस करते हो, पर कैश का हमें यहाँ नहीं समझने का जरूरत है। मेनली मैं बैंक बैलेंस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे मान लो कि ये मैंने चूंकि डेट का कॉलम नहीं बनाया है, तो यहाँ जैसे हम लिख दे रहे हैं, मान लो ये 31 कोई भी, अभी क्या है, आज 31 जुलाई है, तो इसी डेट को ले लेते हैं। मान लो 31 जुलाई को हमने अपना कैश बुक बनाया, तो हमारा बैंक का बैलेंस 5000 आ रहा है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से, आप एक अकाउंटेंट हो, आपने कैश बुक बनाया अपने मालिक का, अपने बिजनेस का, अपने ओनर का, और आपके हिसाब से ये बैलेंस निकल के आ रहा है कि हमारा बैंक में 5000 रुपए जमा है। ये बैलेंस का मतलब हुआ बेटा कि आपका पैसा बैंक में 5000 रुपए बैलेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? Yes, sir. यस सर। इस बैलेंस Yes, का sir. मतलब हुआ कि बैंक में आपका 5000 रुपए जमा है। ओके बेटा, अब देखो क्या हुआ। मान लीजिए आपके यहाँ आपका क्लर्क या आप किसी आदमी को जो बैंक का कार्य देखता होगा, आपने उसको बैंक भेजा। अक्सर अकाउंटेंट ही बैंक आता जाता है या क्लर्क होते हैं, उनको बैंक में भेजा जाता है। तो बैंक में जब गए, अब देखो पासबुक, अब थोड़ा सा और समझो, अब मैं आगे क्या बताने जा रहा हूं। एक पासबुक होता है जो कि बैंक ने आपको दिया है। जब भी आप बैंक में जाते हो तो वहां पे पासबुक लेके जाते हो और पासबुक में एंट्री कराते हो, पैसा जमा करने का, पैसा निकालने का। ठीक, तो पासबुक आप लेके गए, आपका क्लर्क लेके गया बैंक में, और 31 जुलाई को जब प्रिंटिंग हुआ वहां पे पासबुक में, जब प्रिंटिंग हुआ वहां पे बैलेंस आपका दिखा दिया, फाइनल बैलेंस दिखा रहा है 5500। वहां पे बैलेंस दिखा रही है, जो लास्ट प्रिंट हुआ वहां पे बैलेंस दिखा दिया 5500 रुपए। अब देखो बेटा, बैंक में बैलेंस दिखा रहा है 5500, जबकि आपने जो, आप एज ए अकाउंटेंट जो आपने बनाया कैश बुक, उसके हिसाब से बैंक में आपका पैसा होना चाहिए था 5000 रुपीज। तो 500 रुपए बैंक में ज्यादा दिखा रहा है आपका। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपका भी ज्यादा या कम हो सकता है, मतलब कहीं भी ज्यादा कम हो सकता है बैलेंस। ठीक है, अब ये पता लगाना पड़ेगा कि अगर 500 रुपए बैंक में ज्यादा हो गया तो भाई क्यों हो गया। तो कई बातें हो सकती है, या तो बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हो आपके अकाउंट में, या कोई डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है और आप अभी उसका अपने कैश बुक में एंट्री नहीं किया था। क्योंकि अगर कोई जमा करेगा, सपोज करो 500 कोई कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया, तो आपने उसका एंट्री नहीं किया हुआ है, इसीलिए आपका कम बता रहा है और बैंक में ज्यादा बता रहा है। या आपने गलती से पेमेंट ज्यादा दिखा दिया है जबकि बैंक से उतना पेमेंट नहीं हुआ है, या किसी को आपने चेक इशू कर दिया है 500 रुपए का, लेकिन अभी वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। क्योंकि देखो, बैंक तो तभी पैसा पे करेगा जब उसके सामने चेक प्रेजेंट किया जाएगा। मान लो आप एक अकाउंटेंट हो, आपने 500 रुपए का चेक किसी व्यक्ति को दिया, ठीक है भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप ये 500 का चेक ले लो, आप बैंक से ले लेना। तो चूंकि आजकल आप जानते हो चेक 90 डेज के लिए वैलिड होता है, 90 दिनों के लिए। तो 90 दिनों में कभी भी वो व्यक्ति बैंक में चेक को प्रेजेंट कर सकता है पैसा लेने के लिए। तो मान लो कि 31 जुलाई तक वो पेमेंट के लिए नहीं प्रेजेंट किया, तो आपके खाते से पैसा नहीं निकला है, पर आप पेमेंट चूंकि चेक इशू किए थे, तो जैसे ही चेक इशू करते हो वैसे रिकॉर्ड कर लेते हो बैंक कॉलम में, तो आपका पैसा तो कम बताएगा ही, जाहिर सी बात है। तो अब इसी डिफरेंस का कारण पता लगाया जाएगा। अगर 500 रुपए बैंक में ज्यादा बैलेंस पासबुक के माध्यम से पता चल रहा है, तो किस बात का वो 500 रुपए ज्यादा दिखा रहा है, आप सर्च कर लोगे, और सर्च करने के बाद जब कारण आपको पता चल जाएगा, तो आप एक बीआरएस बना करके और उसमें इसको मेंशन करके अपने बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है। तो बस इसीलिए बीआरएस बनेगा। अच्छा, अब मैटर ये है कि जरूरी नहीं हमेशा बैंक में पैसा आपका जमा ही रहे, पैसा बैंक से ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है और पैसा बैंक में जमा भी हो सकता है।
कैश के बैलेंस से भी बनाया जाता है, जो हम लोग बनाते हैं, तो कैश के बैलेंस से भी बीआरएस बनाया जाता है और बैंक के बैलेंस से भी बनाया जाता है बीआरएस। ठीक है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बीआरएस कैसे बनाएंगे, उसका पहले फॉर्मेट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर आपको जैसे मैंने बताया कि ये डिफरेंस किस किस वजह से हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि दो मेन कारण होते हैं, या तो टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है रिगार्डिंग ऑफ, या टाइम गैप ऑफ रिगार्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, या दूसरा मैंने बताया कि एरर इन रिगार्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते समय एरर हो गया। तो अब आपको यहीं से बताएंगे कि कैसे प्लस माइनस करना है बीआरएस में, क्योंकि जब बीआरएस का फॉर्मेट बना देंगे तो फिर आप शायद वहां फिर ना समझ पाए। आपके दिमाग में ये कैश बुक का, ये कैश और बैंक का, खासतौर से मेरी बैंक वाले ध्यान देना है आपको, कैसे प्लस माइनस बीआरएस में किया, क्योंकि बीआरएस में केवल प्लस माइनस करके ही आपको करना है का, इसको प्लस करना है कौन सा आइटम को, कौन सा आइटम को माइनस करना है, उसी से आप ठीक कर लेते हैं बीआरएस को। तो अब सिंपल सी बात बता रहे हैं कि हमसे आपसे गलती हो सकती है, हम एक अकाउंटेंट हैं, हम आप अकाउंटेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बैंक भी गलती नहीं कर सकता, लेकिन इन जनरल सामान्य स्थिति में बैंकों के द्वारा गलती नहीं होती है, ऐसा हम मान के चलते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमको बीआरएस प्रिपेयर करना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बैंक गलती नहीं कर सकता, ठीक, मैं ये मान के चलूंगा यहाँ पे, मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि बैंक जो है वो गलती नहीं कर सकता, और अगर गलती होती है तो जल्दी पकड़ में लिया जाता है। पर बीआरएस बनाते समय अगर थोड़ा सा इस चीज को आप मान के चलोगे कि ये मान के चलेंगे कि बैंक बैलेंस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सही है, और हमको अपने आप को उसके हिसाब से सही करना है, तो बड़ा सिंपल है, गलती का पता लगा लोगे, तो गलती का पता लगने के बाद में दो बात हो सकता है, या तो आपको जोड़ना पड़ेगा या तो आपको घटाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे जो गलती हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, मैं एक ट्रांजेक्शन ले लेगा, मान लो कि हमने एक चेक XYZ को दिया था, भाई XYZ 500 का चेक इशू किया था, ठीक है, तो भाई हमने इशू किया है चेक, तो मैं यहाँ पेमेंट साइट पे दिखा दिया था, लेकिन XYZ उस चेक को पेमेंट के लिए बैंक में लेकर गया नहीं, तो जब पेमेंट के लिए वो बैंक लेकर के चेक को गया ही नहीं, तो बैंक हमारे पैसे से, हमारे खाते से, हमारे अकाउंट से पैसा दिया ही नहीं, और हम यहाँ ये मान के प्रिपेयर कर लिए कि हमने XYZ को दे दिया है, तो XYZ जा करके हमारे बैंक से 500 रुपए ले लिया होगा, इसलिए हमारा बैलेंस 5000 दिखा रहा है, और चूंकि बैंक से पैसा 500 रुपए हमारा निकला ही नहीं है, इसलिए बैंक में हमारा बैलेंस 5500 दिखा रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी ऐड करना पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए। हमारा 5000 बैलेंस है, चूंकि इसका बैलेंस चूंकि 5500 है, तो हम उसे ऐड कर देंगे 500 अपने बैलेंस में, तो हमारा बैलेंस सही हो जाएगा। अब ऐड करने के लिए ये नहीं होता कि इसको काट दिया जाएगा, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे इसको काट देते कि चलो अच्छा ये ट्रांजैक्शन तो बैंक में नहीं गया है, इसको काट दो, और यहाँ पे 5000 देखे हो, इसको 5500 बना दो, ये तरीका नहीं हो सकता। तो इसीलिए बीआरएस बनाया जाता है, उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण, वो एक विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होता है इसी सबको सही करने के लिए। तो ऐसे उसमें जोड़ना घटाना रहता है और सही करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब आपको ले चल रहे हैं बीआरएस का, पहले फॉर्मेट बताएंगे, कैसे उसमें प्लस माइनस करना है ये बताएंगे, और तब आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे। आप एकदम मेरे साथ बने रहिए अच्छे से और समझते रहिए। आपका फिर इसके बाद जो क्वेरी आएगा, जो कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है आपके मन में, तो आप मेरे से डाउट्स को बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि अगर पूछोगे नहीं तो आप फिर समझ नहीं पाओगे, और एक बार अगर चीजें नहीं समझते हो आप ना, शुरू में ही कहते हैं ना कि नींव कमजोर जब बनाओगे तो बिल्डिंग ज्यादा बड़ी नहीं खड़ी कर पाओगे, तो इसलिए बिल्डिंग अगर ऊंची खड़ी करनी है तो उसका नींव मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है
डाउट्स को आपको पूछना है, आपको अपना नींव मजबूत करना है। नींव मजबूत नहीं करोगे तो फिर भाई प्रॉब्लम होगी। तो फॉर्मेट देख लीजिए बीआरएस का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग इसको बीआरएस कहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को बीआरएस लिखना नहीं है कहीं भी, आपको लिखना पूरा ही है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्टकट तरीका हम लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बोलने में ज्यादा आसानी होती है, सरलता होती है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं। इसके बाद इसको जिस भी टाइम पे आप बनाते हो, क्योंकि बीआरएस जब प्रिपेयर किया जाता है तो इसमें टाइम का भी महत्व होता है, तो जिस भी समय के लिए आप बनाओगे उसमें एज ऑन करके लिखा जाएगा। एक पार्टिकुलर डेट को चूंकि ये बनाया जाता है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको लिखना है एज ऑन। जैसे कि अभी मैंने जो कैश बुक लिया था उसमें मैं 31 जुलाई की बात किया था। मान लो कि एज ऑन 31 जुलाई 2021 को प्रिपेयर कर रही है, डेट आपको डालना है, पार्टिकुलर डेट, ठीक है। जिस डेट को आप बनाओगे दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको ही हम लोगों को डालना है। इसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है बच्चों, वो इस तरीके से होता है। एक पार्टिकुलर्स का रहता है कॉलम, और इसके बाद एक प्लस का PLUS प्लस, और एक माइनस का आपको कॉलम बनाना है, ठीक है, प्लस माइनस। कोई भी आइटम अगर हमें प्लस करना रहेगा तो हमको उसको प्लस वाले कॉलम में लेके चलना है, लिखना है। किसी भी आइटम को अगर माइनस करना है तो उसको हमको माइनस वाले कॉलम में लेके चलना होगा। लास्ट में बैलेंस किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बीआरएस में शुरुआत कैसे करते हो ये ध्यान रखना। शुरुआत ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे शुरुआत में ही गलती करते हैं। सबसे पहले कोई ना कोई एक बेस दिया रहेगा, बैलेंस का एक आधार दिया रहेगा कि किस आधार पर आपको जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। आधार मतलब बेस बैलेंस। बेस बैलेंस का मतलब ये दिया रहेगा कि कैश बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है कि पासबुक दिया है, या बैलेंस एज पर डेबिट या क्रेडिट दिया है, या बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट दिया है। तो सबसे पहले जो पहली लाइन लिखोगे यहाँ पे, उस पहली लाइन के बैलेंस को आपको प्लस में लिखना है कि माइनस में लिखना है, ये अति महत्वपूर्ण है। अगर यही पे गलती कर देते हो तो बाकी आगे फिर गलती का संभावना और ज्यादा ही रहेगा। सबसे पहले यही हमको बचाव करना है कि बैलेंस हम सही तरीके से लिखें कि प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। तो बेटा इसके लिए ना हमको ये जानना पड़ेगा कि बैलेंस को दो भागों में बांट दें, फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का मतलब हुआ कि यदि आपका पैसा बैंक में जमा के रूप में पड़ा हुआ है तो वो फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। यदि आपका पैसा बैंक में न जमा हो करके बल्कि आपने लोन ले रखा है बैंक से, जैसे कि ओवरड्राफ्ट वाले केस में होता है, तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, फिर से बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। यदि आपका पैसा बैंक में जमा के रूप में पड़ा हुआ है उसको फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Dear students, Yes, sir. we all are in connection. Yes, sir. Yes, sir. No any sound is coming. क्या हुआ, हम लोग कनेक्टेड है बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। यस सर। तो ध्यान दो बच्चों, मैं क्या बता रहा था आपको, पहले ये हमें जानना है फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस का क्या मामला है। ठीक है, थोड़ा समझा रहे हैं क्लियरली। ये तो एक फॉर्मेट बना है ना, पहले थोड़ा और समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बैंक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया कि ये बैंक है। क्या है ये? बैंक है। ठीक, और ये मान लीजिए आप एक बिजनेस मैन हो। यदि आपका पैसा बैंक में जमा है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पैसा बैंक में जमा है, मतलब आपका बैलेंस बैंक में अगर है, तो उसको आप फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, यदि आपका मतलब आप मतलब ये बिजनेस, आपका बिजनेस, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपका पैसा अगर बैंक में जमा है, ठीक है, मतलब सिंपल बात बता रहे हैं, अगर आपका पैसा बैंक में जमा है मतलब वो फेवरेबल बैलेंस हो गया, पॉजिटिव बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बैंक से आपने पैसा ले रखा है, क्योंकि बैंक को करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देता है ना बेटा। अगर आपने बैंक से पैसा ले रखा है तो आप माइनस में हो, तो ये शो करता है अनफेवरेबल या निगेटिव बैलेंस। मतलब ये है पॉजिटिव बैलेंस और ये हो गया निगेटिव। तो जब पॉजिटिव बैलेंस होता है, पॉजिटिव जो बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस को ही कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव बैलेंस मतलब जब आपका पैसा बैंक में जमा है मतलब फेवरेबल बैलेंस। अगर आपका पैसा निगेटिव है मतलब आपने बैंक में जमा न करके बल्कि बैंक से जो है निकाला हुआ है अपने अकाउंट से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के बेस पर, वो आपका निगेटिव बैलेंस हुआ। और निगेटिव का मतलब अनफेवरेबल, इसको ही हम लोग कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो फेवरेबल बैलेंस होता है बेटा उसी को हम लोग प्लस में लिखते हैं, और अगर अनफेवरेबल बैलेंस रहेगा तो अगर अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसको माइनस वाले कॉलम में लिख के शुरू कर देंगे। अभी मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसे अमाउंट को प्लस में लिख के करना है कि माइनस में लिख के करना है, ये कैसे डिसाइड करना है कि हमारा फेवरेबल बैलेंस दिया है क्वेश्चन में या अनफेवरेबल दिया है। फेवरेबल कब मानोगे? जब आपका पैसा बैंक में जमा है, और अनफेवरेबल इसका उल्टा, जब आप बैंक में पैसा जमा नहीं रखे हैं बल्कि बैंक से लोन ले रखे हैं एज ओवरड्राफ्ट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको। तो चूंकि ये जो फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस है, ये एज पर पासबुक या एज पर कैश बुक, दो तरीके से आपके सामने बैलेंस लिखा हुआ क्वेश्चन में आ सकता है। तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि अगर एज पर पासबुक बैलेंस दिया है तो कौन सा बैलेंस फेवरेबल मानोगे, डेबिट या क्रेडिट, और कौन सा बैलेंस अनफेवरेबल मानोगे, डेबिट या क्रेडिट में से। और इसी तरह अगर एज पर कैश बुक दिया है तो डेबिट या क्रेडिट किसको फेवरेबल मानना है और किसको अनफेवरेबल मानना है, ये समझने की बात। ठीक, तो जब आप इस चीज को समझ गए हो कि फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हुआ और अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, तो समझ लीजिए कि आपका अब काम आसान हो गया। अब आप बीआरएस बनने का काम शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि बैलेंस एज पर कैश बुक अगर है, देखिए हमने आपको बताया ना कि एक कैश बुक आप बनाते हैं और एक पासबुक बैंक देता है, और दोनों में रिकॉर्ड आप मेंटेन करवाते हो। एक तो आप खुद करते हो कैश बुक का और दूसरा बैंक करता है। तो पहले एज पर कैश बुक अगर बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो क्या क्या हो सकता है केस, ये समझो। पहला केस, क्वेश्चन में ये दिया हुआ रह सकता है, सिंपल सिर्फ लिखा रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक,
एकदम देखो, ना तो ये लिखा है कि बैलेंस डेबिट है और ना ही ये लिखा है कि बैलेंस क्रेडिट है। सिर्फ लिखा रहेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, ठीक है, सिर्फ बैलेंस लिखा है। ऐसे केस में आप इसे फेवरेबल बैलेंस मानेंगे, मतलब इसे पॉजिटिव मान के चलेंगे, मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है। बैलेंस एज पर कैश, इसको क्या मान के चलना है? फेवरेबल मान के चलना है। ठीक है बेटा, तो इसके बैलेंस को कहां पे शो करना है? इसको प्लस में शो कर देना, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक ही लिखा रहे क्वेश्चन में। डेबिट क्रेडिट बैलेंस भी दिया रह सकता है। तो अब अगला दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश। क्या लिखा हो? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस अगर एज पर कैश बुक रहेगा, ये भी फेवरेबल बैलेंस होगा, मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है। तो इसको भी आपको प्लस में लिख के स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसा नहीं कि हर बैलेंस एक ही बार में दे देगा क्वेश्चन में, डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से बैलेंस लिखा हुआ मिल सकता है। ये सारे कंडीशंस को अभी बता रहा हूं। पहली लाइन जो शुरू करोगे वो कौन सी वाली दी हुई है, उसको कहां पे लिख के चलना है आगे, ये बता रहा हूं। मैंने बताया बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, फेवरेबल मान के चलोगे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा, वो भी फेवरेबल है, क्योंकि उसका मतलब यही होता है कि आपका पैसा बैंक में जमा है, उसे भी इसी में लिखना है प्लस में, ठीक। अब आइए, ये तो जरूरी नहीं कि डेबिट बैलेंस ही लिखा रहे हमेशा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन, अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश, ये हमने अब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म अपना लिया है, सीधी मतलब यहाँ कैश बुक लिखे और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस मैंने बोल दिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद से समझ सकते हैं इस चीज को कि अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया मतलब वो अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल है तो माइनस वाले में लिखोगे, यहाँ पे नहीं है। इसी तरह इधर हम क्रॉस लगाते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अगर दिया है मतलब अनफेवरेबल बैलेंस है, उसको आपको माइनस में लिखना है। या ये जो क्रेडिट बैलेंस एक्चुअली होता है एज पर कैश बुक, इसका एक दूसरा भी नाम है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अगर ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये हो गया नेगेटिव बैलेंस है ये, तो इसको भी आपको माइनस में दिखाना होगा, ठीक। चार ऐसे केसेस मैंने बताया जो कैश बुक के आधार पर दिया हो सकता है। हम हर जगह देखो कैश बुक लिया, ध्यान देना इस चीज का। बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल माइनस, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अनफेवरेबल माइनस। चार तरीके से ये कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ हो सकता है क्वेश्चन में, ठीक। तो आपको उसके बैलेंस को कहां लिखना है ये आपको मैंने समझाया। सेम इसी तरीके से ऐसा ही चार तरीका एज पर पासबुक भी हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, उसको समझना पड़ेगा।
तो देखो, अगर एक तरीका समझ लेते हो तो दूसरा तरीका उसी का थोड़ा अपोजिट होता है, आसान हो जाता है समझने में। तो जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा पहला ऐसा केस है जहां पे डेबिट या क्रेडिट ऐसा कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ बैलेंस एज पर या तो कैश बुक लिखा रहेगा या बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। तो जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक है, वैसे ही बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है, मतलब कैश की जगह पे पास आ जाएगा। देखो मैं क्या थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, यहां पे मैंने कर दिया बैलेंस एज पर पासबुक, इसको भी फेवरेबल मानना है। जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं मेंशन किया, सिर्फ बैलेंस एज पर अगर लिखा है वो हमेशा फेवरेबल मानोगे। तो बैलेंस एज पर पासबुक अगर दिया है उसको भी फेवरेबल मानना होगा हमें, करेक्ट। अब चलो यहां पे बदलेगा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट अगर है तो फेवरेबल है, तो अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा तो फिर वो अनफेवरेबल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। देखो बदल, जैसे डेबिट बैलेंस एज पर, अब यहां पे मैंने ले लिया पासबुक, कैश बुक की जगह मैंने हटा दिया और मैंने यहां पे लिखा क्या, पासबुक। तो भाई चूंकि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था तो फेवरेबल था, अब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो गया तो वो फेवरेबल ना होके अनफेवरेबल हो जाएगा। मतलब ध्यान रखो, कैश बुक के बैलेंस के केस में इसमें लिखे थे, अगर सेम पासबुक के केस में हो जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस अगर दिया है तो उसको यहां पे लेना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि इसका मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक इसी तरह से अब आते हैं, जैसे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो अगर एज पर कैश बुक था, इसको अगर एज पर पासबुक कर देंगे क्रेडिट बैलेंस, तो चूंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल था तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक अगर क्वेश्चन में दिया है वो फेवरेबल बैलेंस मान लिया जाएगा, ठीक। उसको आपको इसमें लिखा देना है, यहां पे नहीं लिखा। एक अगर ओवरड्राफ्ट दिया है, ओवरड्राफ्ट किसी का भी हो, चाहे वो एज पर कैश बुक दिया हो और चाहे वो एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट का मतलब ही हो जाता है कि अनफेवरेबल। तो ओवरड्राफ्ट एज पर चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक हो अनफेवरेबल ही होता है। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अनफेवरेबल होगा, उसको आपको ये चार तरीके बैलेंस एज पर पासबुक के केस में भी हो सकता है। तो आपको पहली लाइन जो लिख के स्टार्ट करना होता है बीआरएस को, अभी तक केवल मैं वही आपको सिखाया कि आपको ये चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे ये लिखा रहेगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट या क्रेडिट कुछ भी, वो पहले दिया रहेगा, पहले उसको आपको लिखना है, कहां लिखना है पहले ये समझना है, ठीक। अब एक सेल्फ जनरेटेड एग्जांपल ले रहा हूं और थोड़ा आपको बता करके बनाने का प्रयास करता हूं आपके सामने बीआरएस का, ठीक। अब मैं ये सारा चीज रफ कर दे रहा हूं, इसको इरेज करने के बाद में मान लेता हूं क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। मैंने कहा कि बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक कुछ भी दिया है वो फेवरेबल होगा। अभी पहले मैं कैश बुक लेके चलूंगा, वैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। तो मैंने आपको बताया बेटा कि ये आप क्या करोगे, फेवरेबल बैलेंस प्लस के कॉलम में, इसके बाद अब यहां पे ऐड और लेस ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और आप नहीं भी लिखोगे इधर तो एक मॉडर्न तरीका भी होता है, क्योंकि इधर भी तो प्लस माइनस है ना, तो जो लेस वाले आइटम होते हैं वो माइनस में एक्चुअली लिखे जाते हैं
और जो ऐड वाले आइटम है उनको प्लस में लिखा जाता है, इसलिए इधर भी ऐड लेस लिख सकते हो। और ऐसा बुक में दोनों तरीका मिलेगा, तो जो तुम्हें अच्छा लगेगा उसको करना। मैं दोनों को शामिल कर ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ऐड और लेस ना लिखो तो बड़ा आसान होता है, ट्रांजेक्शन को नंबर वाइज लिख के चले जाते हो, बस इधर ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस में जाएगा कि प्लस में जाएगा। लेकिन अगर इधर ऐड और लेस लिख देते हो तो मान लो कि पहला ट्रांजैक्शन लेस में जाने वाला है, तो पहले वाले ट्रांजैक्शंस को इधर लेना पड़ेगा। दूसरा वाला मान लो ऐड में है तो इधर लिया, तो क्रम ऊपर नीचे हुआ यहाँ पे। और अगर ये ऐड लेस नहीं लिखते हो, पहला वाला लिखा, मान लो पहला वाला लेस में जाना है तो इसको छोड़ के इसमें लिख दिया, फिर दूसरा लिया, दूसरा मान लो कि ऐड में जाएगा तो उसको ऐड में लिख दिया। तो दोनों तरीका होता है, पर हम जो है सेपरेट कर लेते हैं, अपना अपना टेक्निक होता है। तो दोनों तरीका समझा दे रहे हैं, जो उचित लगेगा उसको फॉलो कर लेना, उससे जो है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो क्या ये तो बता दिया कि आपका एज पर कैश बुक बैंक बैलेंस जो है आपका 10,000 रुपए शो कर रहा है, मतलब आपका पैसा 10,000 बैंक में जमा है, ये मिल गया है। परंतु पासबुक में हो सकता है डिफरेंस रहा होगा, इसीलिए जो है बीआरएस बनाना पड़ रहा है। तो डिफरेंसेस के कॉजेस दिया रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंसेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कोई कस्टमर डायरेक्ट आपके बैंक में जमा कर दिया पैसा, बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, या किसी प्रकार से बैंक ने चार्जेस चार्ज किया है आपके अकाउंट में, या कोई चेक डिसऑनर हो गया है, आपने कोई चेक इशू किया लेकिन उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं डिफरेंसेस के। तो यहाँ तो आपको कारण का पता भी नहीं लगाना है, दिया रहेगा क्वेश्चन बना के कि देखो पासबुक के बैलेंस में और कैश बुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंस आ गया है, ये कारण था, अब तुम उसको सही कर लो। तो हम लोगों को बस जोड़ना घटाना है और सही कर देना। तो मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं, चेक इश्यूड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। ध्यान दीजिए, हम बोले चेक इश्यूड बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक टिल दिस डेट। आपने चेक इशू कर दिया तो आप तो अपने कैश बुक में पैसा माइनस कर दिए। ध्यान दीजिए, अब कैश बुक पे ले चल रहा, कैश बुक में पेमेंट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में बाई XYZ लिख करके आपने 500 रुपए लिख दिया। मैं उसी एग्जांपल को ले रहा हूं जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हूं आपके सामने। तो 500 रुपए का आपने चेक इशू कर दिया, वो तो आपने अपने कैश बुक पे दिखा दिया, लेकिन XYZ को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, डिपॉजिट ही नहीं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, थोड़ा और इजी बना दे रहे हैं। चेक इश्यूड टू 100 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दिस डेट इनटू द बैंक। मतलब 500 रुपए का जो चेक इशू किया XYZ को पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, इसी वजह से डिफरेंस आ गया है। तो हमको क्या करना है, सिंपल करना है, उससे ये देखना है कि जो ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, जो कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ है, उसका बैंक के बैलेंस पे क्या प्रभाव पड़ा था। उसका ये प्रभाव पड़ा कि बैंक से हमारा 500 रुपया कम नहीं हुआ, जो कि मैंने अपने कैश बुक में दिखा दिया था, उसे हमने कम कर दिया था। तो सिंपल सी बात है कि हम उसे ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम अपने यहाँ माइनस कर दिए थे, लेकिन बैंक से हमारा वो पैसा निकला ही नहीं, बैंक से पैसा माइनस ही नहीं हुआ, तो हम ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो प्लस में लिखना है। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, जिस ट्रिक को फॉलो करना है, जनरली हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। जब आपका किसी भी कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस की वजह से बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा तो आप भी बढ़ा दोगे, मतलब प्लस में लिख दोगे।
और अगर बैंक बैलेंस कम हो गया है तो आप भी घटा दोगे। बड़ा सिंपल यूज करना है टेक्निक। किसी भी कारण से जो ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, जो कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस दिया हुआ है, उसकी वजह से अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया है आपको भी बढ़ाना है, मतलब आपको प्लस कर देना है। अगर किसी भी कॉजेज ऑफ डिफरेंस की वजह से बैंक बैलेंस कम हो गया है तो आपको भी कम कर देना है, मतलब माइनस में लिख देना है। ठीक है, ये टेक्निक इस्तेमाल करना है। इन केस ऑफ अगर ये कैश बुक लिखे हो तो, पासबुक रहेगा तो फिर उल्टा नियम लगाते हैं, ये भी बताएंगे आगे। ठीक, बैलेंस एज पर कैश बुक हो, चाहे वो माइनस वाला बैलेंस हो और चाहे प्लस वाला हो, इससे नहीं लेना। बैलेंस एज पर कैश बुक अगर लेके चल रहे हो तो ये देखना है कि अगर बैंक बैलेंस किसी भी कारण से बढ़ जा रहा है तो आपको प्लस कर देना है, अगर बैंक बैलेंस किसी भी कारण से घट जा रहा है तो आपको माइनस कर देना है। बहुत सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करना है बेटा। ठीक, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एक माइनस वाला मान लीजिए देते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है बैंक चार्जेस डेबिटेड ₹300 इन आवर अकाउंट। 300 रुपए बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया। ठीक है, तो अगर बैंक ने कोई चार्ज आपके अकाउंट से काटा, इसका मतलब हुआ कि आपके खाते से, आपके अकाउंट से उतना पैसा कम हो गया। तो अगर बैंक बैलेंस कम हो गया तो आप भी माइनस कर दो। मैं तो आपको टेक्निक बताया ना कि बैंक बैलेंस अगर बढ़ जाएगा आप बढ़ा दो, मतलब प्लस में लिखो। बैंक बैलेंस अगर कम हो गया है तो आप भी माइनस कर दो, मतलब माइनस में लिखो। तो माइनस में लिखने का मतलब यहाँ लेस वाले में लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, या सिंपली केवल बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो। तो बैंक चार्जेस 300, इसको आपको माइनस में लिख देना। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल। 1000 रुपीज डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट बाय मोहन। मोहन एक कस्टमर है और मोहन ने आपके खाते में सीधे 1000 रुपए जमा कर दिया बैंक अकाउंट में। आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1000 जमा कर दिया। अब लोग, ये तो हमको पता ही नहीं है, मतलब अकाउंटेंट को नहीं पता, तो वो कैश बुक में एंट्री नहीं करेगा, पर बैंक में सीधे जमा हो गया। तो कैश बुक में 1000 बैलेंस कम दिखाएगा, जाहिर सी बात है, और बैंक में 1000 ज्यादा दिखाएगा क्योंकि बैंक में 1000 रुपए जमा हो गया। सिंपल नियम क्या बताया, टेक्निक क्या बताया, अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया है तो प्लस में लिखो, बैंक बैलेंस अगर माइनस हो गया है या घट गया है तो माइनस में करो। 1000 डायरेक्ट मोहन ने डिपॉजिट किया तो प्लस में आएगा। इसका मतलब यहां लिखना है आपको डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मोहन कर दे रहा हूं यहां पे 1000 रुपए प्लस में लिख दिया। बस ऐसे ही आपको प्लस माइनस करना रहेगा टीआरएस में, और प्लस माइनस करके लास्ट में बैलेंस निकाला जाता है, तो बैलेंस निकाल दिया जाता है। तो जो है कल मैं बैलेंस के बारे में भी आगे बात करूंगा, इसी सवाल को मैं कल कैरी ऑन करूंगा और इसी को और आपको अंतिम निर्णय तक, अंतिम स्तर तक इसको पहुंचाएंगे और आपको समझाएंगे। आशा करते हैं आपको बीआरएस का बेसिक्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। बाकी जो भी बच्चे आज की क्लास को लाइव नहीं अटेंड कर पाए हैं तो रिकॉर्डिंग्स में ये हमारा वीडियो पड़ा रहेगा। आपको जब वक्त मिले, जब आपका नेटवर्क ठीक रहे, तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए स्टार्टिंग से और एक एक चीज को समझिए, जिससे कल आने वाला क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.